हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बीरे स्टडी पॉइंट पर। तो आज की ये वीडियो एनईपी के फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि जिन स्टूडेंट्स ने भी फर्स्ट सेमेस्टर में प्राचीन समाज यानी एशियन सोसाइटी को चूज़ किया था, तो आज की ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम इस पूरी बुक के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जो कि आपके एग्जाम में 100% आएंगे। इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज की वीडियो हिंदी मीडियम के साथ साथ इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको हिंदी मीडियम के साथ साथ इंग्लिश मीडियम में भी कंटेंट प्रोवाइड कराऊंगा। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं इसके सिलेबस के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस पूरे सिलेबस में टोटल आपको 4 यूनिट्स पढ़नी है। फर्स्ट यूनिट के अंदर आपको पढ़ना है कि आखिर सभ्यता यानी सिविलाइजेशन होती क्या है, और आखिर ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से किसी भी सिविलाइजेशन यानी सभ्यता का निर्माण होता है। इसके बाद यूनिट सेकंड में हमें कांस्य युग की सभ्यता के बारे में पढ़ना है, यानी भारत की हड़प्पा सभ्यता और चीन की शांग सभ्यता के बारे में पढ़ना है। और इसके अलावा यूनिट थर्ड में हमें मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यता के बारे में पढ़ना है। और लास्ट में यूनिट 4 के अंदर बेसिकली हमें मिनोअन और माइसीनियन सभ्यता के बारे में पढ़ना है। तो सिलेबस को जानने के बाद चलिए हम बात करते हैं इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में। तो अगर एग्जाम पैटर्न के अंदर बात करें, टोटल आपका 90 नंबर का पेपर होता है। 3 घंटे दिए जाते हैं आपको इस पूरे क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए। और मैं आपको बता दूं कि इस पूरे क्वेश्चन में टोटल 8 क्वेश्चन आते हैं, जिनमें से आपको टोटल 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होता है, और हर एक क्वेश्चन इक्वल मार्क्स का होता है। और आप पूरे पेपर को या तो हिंदी में अटेम्प्ट कर सकते हो या तो इंग्लिश में, लेकिन किसी एक ही मीडियम में आपको पूरा पेपर अटेम्प्ट करना है। तो यूनिट फर्स्ट में जो फर्स्ट टाइप का आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है वो सभ्यता और संस्कृति के ऊपर पूछा जाता है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, कुछ इस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप इन सभी क्वेश्चंस को पढ़ते हो तो आप एक कंक्लूजन पे पहुंचोगे कि इन सभी क्वेश्चंस में बेसिकली आपको कुछ चीज़ों को बताना होता है। इसमें सबसे पहले हमें बताना होता है कि संस्कृति यानी कल्चर और सभ्यता यानी सिविलाइजेशन के बीच क्या अंतर होता है, क्या डिफरेंस होता है। इसके अलावा संस्कृति और सभ्यता की विशेषताओं के बारे में हमें बताना होता है, यानी हमें फीचर्स को एक्सप्लेन करना होता है कल्चर और सिविलाइजेशन के बारे में। और आखिर ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि किसी भी सभ्यता यानी सिविलाइजेशन के निर्माण में अपनी अहम भूमिका निभाते हैं, इन सभी चीजों को हमें अपने आंसर में एक्सप्लेन करना होता है। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं कि आखिर संस्कृति यानी कल्चर और सभ्यता यानी सिविलाइजेशन में क्या अंतर होता है, क्या डिफरेंस होता है। तो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं संस्कृति के बारे में यानी कल्चर के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि संस्कृति का मतलब है समाज में रहने वाले लोगों का जीवन शैली यानी उनका लाइफस्टाइल, उन जैसे उनकी आदतें, उनकी परंपराएं, उनकी सोच, उनकी कला, उनकी भाषा, उनका धर्म, उनके संगीत, उनकी मान्यताएं और उनके सोचने का तरीका, ये सारी चीज़ें ही संस्कृति कहलाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आपको पता ही है, भारत एक विविधता वाला देश है जिसमें अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, अलग अलग नृत्य हैं, योग हैं, आयुर्वेद है और अलग अलग त्यौहार मनाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे दिवाली, ईद, क्रिसमस। तो यही भारत की संस्कृति है। यानी संस्कृति व्यक्ति और समाज के मानसिक, नैतिक और आध्यात्मिक विकास को दिखाती है, और ये पीढ़ी दर पीढ़ी यानी जनरेशन टू जनरेशन और समय के साथ यानी टाइम टू टाइम चेंज भी होती रहती है। तो इसके बाद चलिए हम बात करते हैं सभ्यता के बारे में यानी सिविलाइजेशन के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि सिविलाइजेशन का मतलब होता है किसी भी समाज की भौतिक प्रगति और तकनीकी उन्नति। अगर सिंपल वर्ड्स में बताऊँ तो किसी भी समाज में अगर साइंस, टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्री और एजुकेशन में डेवलपमेंट होती है तो उसी को हम कहते हैं सभ्यता यानी सिविलाइजेशन। तो अगर मैं आपको एकदम शॉर्ट में बताऊं तो सभ्यता यानी सिविलाइजेशन का मतलब होता है किसी भी समाज का विकास। क्या आपने कभी सोचा है कि सिंधु घाटी सभ्यता को हम सिंधु घाटी संस्कृति क्यों नहीं कहते, या फिर हम हड़प्पा को हड़प्पा सभ्यता ही क्यों कहते हैं, हड़प्पा संस्कृति क्यों नहीं कहते हैं? इसका सबसे बड़ा रीजन यही है कि हड़प्पा के लोगों ने एक प्लांट सिटी बनाई थी। उन्होंने अपने एरिया में बेहतर नालियों की व्यवस्था की थी, बेहतर सड़कें बनाई थी, और उनका आंतरिक व्यापार के साथ साथ बाहरी व्यापार भी था। तो जैसा कि आप देख सकते हो, हड़प्पा लोगों ने अपने एरिया में अपने समाज का किस तरीके से विकास किया था, इसीलिए हम हड़प्पा को हड़प्पा सभ्यता कहते हैं, ना कि हड़प्पा संस्कृति। सो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि सभ्यता और संस्कृति में क्या अंतर है। तो चलिए इसे थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। और सबसे पहले हम बात करते हैं, तो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं संस्कृति की विशेषताओं के बारे में यानी इसके फीचर्स के बारे में। तो इसकी पहली विशेषता है सीखी हुई प्रक्रिया, यानी संस्कृति जन्मजात नहीं होती, मतलब संस्कृति जन्म से नहीं मिलती, इसे हम अपने परिवार, समाज
और एजुकेशन से सीखते हैंगे। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, जैसे एक छोटा बच्चा होता है वो लैंग्वेज को किस तरीके से सीखता है, अपने परिवार से सीखता है, अपने समाज से सीखता है। जिस तरीके से उसके समाज में बोलचाल की भाषा होती है, ठीक इसी तरीके से वो भी सेम लैंग्वेज सीखता हैगा। और वो कपड़े कैसे पहनता हैगा, जैसे उसके समाज में लोग कपड़े पहनते हैंगे उसी तरीके से वो भी कपड़े पहनता हैगा। और उसके समाज में जिस तरीके के त्यौहार मनाए जाते हैं, ठीक उन्हीं तरीके के त्यौहार को वो भी मनाना शुरू करता हैगा। तो जैसे कि आप देख सकते हो, इस तरीके से जो संस्कृति है वो एक सीखने वाली प्रक्रिया है, यानी एक लर्निंग बिहेवियर है, एक लर्निंग प्रोसेस है, जो कि हम अपने आसपास की सोसाइटी से यानी समाज से सीखते हैं। तो इसकी अगली विशेषता है पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरण। मतलब जो कल्चर होता है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में यानी जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होता है। फॉर एग्जाम्पल, जितने भी जो धार्मिक मान्यताएं होती है, जितने भी जो त्यौहार होते हैं, जितने भी जो रीति रिवाज होते हैं, ये हम अपने पूर्वजों से सीखते हैं और हम अपने आने वाली जनरेशन को सिखाते हैं। तो जिस तरीके से आप देख सकते हो, ये जो संस्कृति होती है ये पीढ़ी दर पीढ़ी यानी जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होती रहती है। तो इसकी अगली विशेषता है जीवन शैली यानी वे ऑफ लाइफ, यानी जिस तरीके से हम अपनी लाइफ को जीते हैंगे ये हमारी संस्कृति को दिखाता है। फॉर एग्जाम्पल, खाना पीना, हम कैसा खाना खाते हैंगे, हम कैसे कपड़े पहनते हैंगे, हमारी लैंग्वेज क्या है, हम किस तरीके के धर्म को मानते हैंगे, हमारे सोचने का तरीका क्या है, और हमारे रोजमर्रा के जो व्यवहार है यानी हमारे जो डे टू डे लाइफ, हमारा जो बिहेवियर है, ये हमारी संस्कृति को दिखाता है। तो इसकी अगली विशेषता है गतिशील प्रकृति, यानी इसका जो नेचर होता है वो डायनेमिक होता है। अगर सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो जो संस्कृति है, जो कल्चर है, वो परमानेंट नहीं है यानी स्थिर नहीं है, वो टाइम और सिचुएशन के अकॉर्डिंग बदलते रहती है। अगर मैं एग्जांपल के थ्रू आपको समझाऊं, जैसे पहले हम चिट्ठियों से बात करते थे, लेकिन अब हम व्हाट्सएप पे और इंस्टा पे बात करते हैं। तो ये हमें ये बताता है कि किस तरीके से टाइम और सिचुएशन के अकॉर्डिंग कल्चर यानी जो संस्कृति है वो बदलती रहती है, चेंज होती रहती है। तो इसकी अगली विशेषता है सामूहिकता यानी कलेक्टिविटी। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो संस्कृति है यानी जो कल्चर है ये किसी एक व्यक्ति की नहीं होती, बल्कि ये पूरी समाज की होती है। मतलब इसे कोई एक व्यक्ति नहीं बनाता, बल्कि इसे पूरा समाज मिलकर बनाता है और इसे आगे अपने जनरेशन टू जनरेशन को ट्रांसफर करता है, यानी ये पूरे समाज से जुड़ी होती है। सो आई होप अब आपको संस्कृति के बारे में पूरी नॉलेज हो गई होगी कि संस्कृति होती क्या है, इसकी क्या विशेषता है। तो चलिए इसके बाद हम बात करते हैं सभ्यता के बारे में और इसकी विशेषताओं के बारे में। तो इसकी पहली विशेषता है भौतिक विकास। मतलब जो सभ्यता है वो टेक्नोलॉजी, साइंस और इंडस्ट्री पे बेस्ड होती है, और जो सभ्यता की पहचान होती है वो अक्सर इसके भौतिक विकास से की जाती है, क्योंकि ये हमारी डे टू डे लाइफ को आसान बनाती है, इजी बनाती है। फॉर एग्जाम्पल, हड़प्पा सभ्यता की पहचान उसकी नगर योजना, नालियों और पक्की इमारतों से होती है। तो इसकी अगली विशेषता है प्रगति का प्रतीक यानी सिंबल ऑफ प्रोग्रेस। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि सभ्यता यानी सिविलाइजेशन किसी भी समाज की भौतिक और तकनीकी प्रोग्रेस को दिखाता है। अगर किसी समाज में टेक्नोलॉजी, साइंस और इंडस्ट्री का विकास हो रहा है तो हम उसे प्रगतिशील सभ्यता मानते हैं, यानी जितनी अधिक उन्नति होगी सभ्यता उतनी अधिक विकसित मानी जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, यूरोप में औद्योगिक क्रांति के बाद यानी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद उसकी सभ्यता को यानी यूरोप की सभ्यता को सबसे ज्यादा एडवांस सभ्यता माने जाने लगा। तो इसकी अगली विशेषता है प्रगति और सुविधा यानी प्रोग्रेस एंड कंफर्ट। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि सभ्यता का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो मनुष्य की जो लाइफ है उसको इजी बनाना है। जैसे बिजली, इंटरनेट, यातायात के साधन और मशीनों ने इंसान के काम को और भी ज्यादा आसान और तेज बनाया है। तो इसकी अगली विशेषता है तटस्थ प्रकृति, यानी इसका जो नेचर होता है वो न्यूट्रल होता है। मतलब जो सभ्यता होती है वो अपने आप में ना तो अच्छी होती है और ना ही बुरी होती है। ये डिपेंड करता है कि जो मनुष्य है, जो इंसान है, वो उसका यूज किस तरीके से करता है। फॉर एग्जाम्पल, परमाणु ऊर्जा का यूज हम बिजली बनाने में कर सकते हैं, जो कि काफी ज्यादा फायदेमंद है, और वहीं दूसरी तरफ परमाणु ऊर्जा का यूज बम बनाने में भी किया जा सकता है, जो कि काफी ज्यादा नुकसानदायक है। तो ये डिपेंड करता है कि जो मनुष्य है यानी जो मानव है वो इसका यूज किस तरीके से करता है। मतलब इंसान चाहे तो अपनी सभ्यता का विकास भी कर सकता है और अपनी सभ्यता को नष्ट भी कर सकता है। तो सभ्यता की विशेषताओं को समझने के बाद चलिए हम बात करते हैं सभ्यताओं के उत्कर्ष और इसके विकास के लिए जिम्मेदार कारक के बारे में, यानी आखिर से कौन से रीजंस हैं जिनकी वजह से किसी भी सभ्यता यानी किसी भी सिविलाइजेशन का विकास होता है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि किसी भी सभ्यता के विकास के लिए जो पहला जिम्मेदार कारक है वो है भौगोलिक कारक यानी ज्योग्राफिकल फैक्टर। तो मैं आपको बता दूं कि किसी भी सभ्यता के विकास में भूगोल यानी ज्योग्राफी का एक इम्पोर्टेंट रोल रहता है। जैसे कि आपको पता ही होगा, जितनी भी जो प्राचीन सभ्यता है वो ज्यादातर नदियों के किनारे बसी हुई थी, क्योंकि इससे लोगों को पीने के लिए पानी मिल जाता था, खेती करने के लिए, सिंचाई करने के लिए पानी मिल जाता था, इससे वो पशुपालन कर पाते थे। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि नदियों के किनारे की जो भूमि होती है, जो जमीन होती है, वो काफी ज्यादा उपजाऊ होती है, जिससे कि वहाँ की जो फसल होती है वो काफी बेहतर होती है।
और नदियों से ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी आसान हो जाता है। तो अगर मैं आपको कुछ प्राचीन सभ्यताओं के बारे में बताऊं जो कि नदियों के किनारे बसी हुई थी, जिसमें जो पहली सभ्यता है वो है मिस्र की सभ्यता, जो कि नील नदी के किनारे बसी हुई थी। और जो दूसरी सभ्यता है वो है सिंधु घाटी की सभ्यता, जिसे हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से भी जानते हैं, और ये थी सिंधु नदी के किनारे। और वही जो तीसरी सभ्यता आती है वो है मेसोपोटामिया की सभ्यता, जो कि दजला और फरात नदी के किनारे बसी हुई थी और यहाँ पर विकसित हुई थी। तो नेक्स्ट पॉइंट है कृषि का विकास यानी डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये किसी भी सभ्यता के विकास का दूसरा सबसे बड़ा फैक्टर है, क्योंकि कृषि के विकास होने से ही सभ्यता का विकास होता है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कृषि सभ्यता की रीढ़ यानी बैकबोन होती है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पहले इंसान खानाबदोश थे, यानी शिकार और फल तोड़ के जीते थे, जो कि अस्थायी जीवन था यानी परमानेंट नहीं था। लेकिन बाद में धीरे धीरे उन्होंने खेती करना सीखा और उसके बाद उन्होंने स्थायी बस्तियां बनाने का मौका मिला, और वो धीरे धीरे स्थायी बस्तियां बनाने लगे, गांव बनाने लगे, शहर बनाने लगे। और इसके अलावा खेती के साथ साथ उन्होंने दूसरे काम भी करना शुरू किया, जैसे व्यापार, कला और निर्माण कार्य भी करना शुरू किया, जिससे कि सभ्यता का विकास होने लगा। तो इसका अगला फैक्टर है व्यापार और आर्थिक गतिविधियां यानी ट्रेड एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब भोजन और वस्तुओं का अतिरिक्त उत्पादन हुआ, यानी जब प्रोडक्शन बढ़ गया, तो लोगों ने उसे दूसरे लोगों के साथ एक्सचेंज करना शुरू किया, यानी वस्तु विनिमय यानी बार्टर सिस्टम की यहाँ से शुरुआत हुई। जैसे एक किसान गेहूं देता और उसके बदले में वो बर्तन लेता, तो इसी को कहा गया बार्टर सिस्टम। और इसके बाद में मुद्रा यानी कॉइन्स और मनी का यूज होने लगा, जिससे कि जो व्यापार है वो और भी ज्यादा कन्वीनियंट बन गया यानी आसान बन गया। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि समुद्र और स्थल मार्गों से विभिन्न सभ्यताओं के बीच व्यापार हुआ, और इस व्यापार से न सिर्फ पैसा आया बल्कि नए विचार, नए थॉट्स आए, तकनीक यानी टेक्नोलॉजी आई, और कल्चर यानी संस्कृति का आदान प्रदान हुआ। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, जैसे मेसोपोटामिया, मिस्र और सिंधु घाटी की सभ्यता आपस में व्यापार करते थे यानी बिजनेस करते थे। तो इसका अगला फैक्टर है राजनीतिक संगठन और शासन व्यवस्था, मतलब पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड गवर्नेंस। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि सभ्यता के विकास के लिए सिर्फ और सिर्फ खेती और व्यापार ही काफी नहीं था। समाज को संगठित यानी इकट्ठा करने की जरूरत थी, और उसे सुरक्षा देने के लिए शासन जरूरी था। और इसी को पूरा करने के लिए राजाओं, शासकों ने कानून बनाया, टैक्स वसूला, और उस टैक्स का यूज सड़कें बनाने में किया, मंदिर बनाने में किया, नहरों के निर्माण में किया गया, और सेना रखी जिससे कि दुश्मनों से बचा जा सके और अपनी देश की रक्षा की जा सके, अपनी सभ्यता की रक्षा की जा सके। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि संगठित शासन ने सभ्यताओं को स्थिर और मजबूत बनाया। तो इसका अगला फैक्टर है सामाजिक संगठन यानी सोशल ऑर्गेनाइजेशन। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि सभ्यता तभी बनी जब समाज में काम बांटे गए, मतलब किसानों ने खेती की, कारीगरों ने बर्तन बनाए और हथियार बनाए, और व्यापारियों ने सामान बेचा और सैनिकों ने रक्षा की। इस तरीके से हर व्यक्ति की भूमिका तय हुई, जिसने समाज को व्यवस्थित यानी ऑर्गेनाइज बनाया। इस तरह सामाजिक संगठन ने हर वर्ग को काम दिया और रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी यानी जिम्मेदारियां दी, जिससे कि समाज प्रगतिशील बना। तो नेक्स्ट फैक्टर है धर्म और नैतिक मूल्य यानी रिलीजन एंड मोरल वैल्यूज। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि धर्म ने लोगों को जोड़े रखा, नैतिक दिशा दी। इससे कला, वास्तुकला और साहित्य को भी प्रेरणा मिली यानी मोटिवेशन मिला। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, जैसे मिस्र की सभ्यता सूर्य देव की पूजा करती थी, और वहीं दूसरी तरफ भारतीय सभ्यता वेद और उपनिषद पर बेस्ड थी। इस तरह धर्म ने सभ्यता को नैतिक दिशा दी। तो नेक्स्ट फैक्टर है विज्ञान और तकनीकी आविष्कार। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये भी वो फैक्टर है जिसकी वजह से सभ्यता का विकास हुआ। तो मैं आपको बता दूं कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने सभ्यता को आगे बढ़ाया। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, जैसे पहिए का आविष्कार, लेखन कला, सिंचाई प्रणाली, धातु उपयोग, भवन निर्माण, तो इन सभी आविष्कारों ने लोगों की जिंदगी को आसान बनाया और सभ्यता को नई पहचान दी। तो आई होप अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये सभी वो फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से सभ्यता का विकास हुआ। तो चलिए हम बात करते हैं इसके कंक्लूजन के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि सभ्यता और संस्कृति मनुष्य के भौतिक और मानसिक विकास का सम्मिलित रूप है, जो भूगोल, कृषि, व्यापार, शासन और विज्ञान के सहयोग से आगे बढ़ती है। और इन्हीं रीजन से प्राचीन सभ्यताएं जैसे सिंधु घाटी, मिस्र और मेसोपोटामिया आज भी मानव इतिहास की महान उपलब्धियां मानी जाती हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपको इस वीडियो के प्रॉपर आंसर वाले नोट्स चाहिए, तो जो नोट्स का लिंक है वो मैंने आप सभी को अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है। आप वहां से नोट्स को आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। जैसे ही आप हमारे नोट्स को डाउनलोड करते हो, सबसे ऊपर यहाँ पर आपको शो होगा हमारे चैनल का नेम, जो कि है बीरे स्टडी पॉइंट। उसके जस्ट नीचे आपको शो होगा सब्जेक्ट का नेम, जो कि है एशियंट सोसाइटी यानी प्राचीन समाज। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे नोट्स के अंदर
आपको अभी तक आपके एग्जाम में जितने भी टाइप्स के क्वेश्चन पूछे गए वो सारे के सारे टाइप्स के क्वेश्चन आपको मिलने वाले इस पीडीएफ के अंदर विद सॉल्यूशन आंसर के साथ मिलने वाले होंगे। और जैसे कि आप देख सकते हो हमने आपके लिए यहाँ पर हमारे यूट्यूब चैनल का जो वीडियो का लिंक है वो भी आपको प्रोवाइड किया है, जिससे कि अगर आपको नोट्स में कुछ चीज़ समझ नहीं आती तो आपको सिंपली क्या करना है, क्लिक हेयर वाले बटन पर क्लिक करना है और आपके सामने हमारे यूट्यूब चैनल की जो वीडियो है वो ओपन हो जाएगी और वहाँ से आप उसको अच्छी तरीके से समझ सकते हो। इसके अलावा हमने आपको प्रोवाइड किया है हमारे यूट्यूब चैनल का होम पेज का लिंक, और इसके साथ ही हमने प्रोवाइड किया है हमारे व्हाट्सअप चैनल का लिंक, जहाँ पर एसवाल से रिलेटेड, कॉलेज से रिलेटेड जो भी अपडेट आएंगी वो आपको इस व्हाट्सअप ग्रुप में मिलने वाली है। सो आई रिक्वेस्ट यू, व्हाट्सअप जो ग्रुप है उसे जल्दी से जल्दी ज्वाइन कीजिए, जिससे कि आपको लेटेस्ट अपडेट मिल सके। तो यूनिट सेकंड है जिसका नाम है काश युग की सभ्यताएं। तो इस यूनिट के अंदर बेसिकली हमें भारत की मेसोपोटामिया सभ्यता के बारे में पढ़ना है और चीन की शांग सभ्यता के बारे में पढ़ना है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो कुछ इस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसके अंदर इन दोनों ही सभ्यताओं की विशेषताओं के बारे में हमें लिखना होता है। तो चलिए इसमें सबसे पहले हम समझते हैं हड़प्पा सभ्यता के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि हड़प्पा सभ्यता, जिसे हम सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, प्राचीन भारत की सबसे पुरानी और उन्नत सभ्यताओं में से एक थी। ये सभ्यता लगभग 3300 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व तक रही। और इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि ये सभ्यता अपनी संगठित नगर योजना यानी वेल प्लान्ड योजना, जल निकासी प्रणाली, कृषि, व्यापार और शिल्प कला के लिए पूरे विश्व भर में फेमस थी यानी प्रसिद्ध थी। तो चलिए हम बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता की कुछ प्रमुख विशेषताओं के बारे में। तो इसकी पहली विशेषता है कृषि पर आधारित अर्थव्यवस्था। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि हड़प्पा सभ्यता कृषि आधारित अर्थव्यवस्था थी। हड़प्पा वासी मेनली कृषि यानी एग्रीकल्चर का काम करते थे। चोलिस्तान और कालीबंगा से जुते हुए खेतों के साक्ष्य मिले हैं यानी एविडेंस मिले हैं, जहां पर हल की रेखाएं एक दूसरे को संपूर्ण पर काटती हैं यानी 90 डिग्री पर काटती हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि हो सकता है हड़प्पा वासी एक साथ दो फसलों को उगाते होंगे। और इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा कि हड़प्पा सभ्यता के लोग गेहूं, जौ, राई, मटर, ज्वार और चावल की खेती करते होंगे। और इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा कि चोलिस्तान और बनावली से मिट्टी के हलों के साक्ष्य मिले हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि हड़प्पा वासी खेती को जोतने के साथ साथ मिट्टी के बने बर्तन और हलों का भी यूज करते होंगे। और इसके अलावा हमें धोलावीरा से जलाशय और शोधगई से नहरों के साक्ष्य मिले हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग सिंचाई के लिए नहरों और जलाशयों का यूज करते होंगे। तो नेक्स्ट है हस्तशिल्प और उद्योग। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि हड़प्पा के लोग उत्कृष्ट कारीगर थे और वो मनके, आभूषण, मिट्टी और धातु के बर्तन, मूर्तियां और खिलौने बनाया करते थे। तो इसके बाद चलिए हम बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता के व्यापार के बारे में, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे हड़प्पा सभ्यता के आंतरिक व्यापार के बारे में यानी इंटरनल ट्रेड के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि हड़प्पा सभ्यता के बीच वस्तुओं का आदान प्रदान होता था। ग्रामीण क्षेत्रों में अनाज, पशुधन और कच्चे माल को नगरों में लाया जाता था और नगरों से ग्रामीण क्षेत्रों में तैयार वस्तुओं को भेजा जाता था यानी पहुंचाया जाता था। तो इसके बाद अब हम बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता के बाहरी व्यापार के बारे में यानी एक्सटर्नल ट्रेड के बारे में। तो मैं आपको बता दूं कि हड़प्पा का व्यापार मेसोपोटामिया, दिलमुन, बहरीन और ओमान तक फैला हुआ था। इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा कि हड़प्पा वासी कपास, मनके, आभूषण, हाथी के दांत और शंख का निर्यात करते थे, मतलब दूसरे देशों में बेचते थे। इसके अलावा हड़प्पा वासी तांबा, टीन, चांदी और कीमती पत्थरों का आयात करते थे, मतलब दूसरे देशों से मंगवाते थे। तो इसके बाद चलिए हम बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता में मुद्रा और विनिमय प्रणाली के बारे में यानी करेंसी एंड एक्सचेंज सिस्टम के बारे में, यानी उस टाइम पर किस करेंसी का यूज किया जाता था और एक्सचेंज सिस्टम कैसा था। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि हड़प्पा सभ्यता में धातु की मुद्रा का यूज नहीं होता था। इसके अलावा मुद्रा की जगह मोहरों का यूज होता था। और मैं आपको बता दूं कि उस टाइम पर बार्टर सिस्टम था यानी वस्तु विनिमय प्रणाली थी। तो इसके बाद चलिए हम बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना के बारे में। तो इसकी पहली विशेषता है सड़कें। तो मैं आपको बता दूं कि हड़प्पा के शहरों की सड़कें सीधी और चौड़ी थी। नाली और सड़कों को ग्रिड पद्धति में बनाया गया था और इस पद्धति में सबसे पहले नालियों को बनाया जाता था, उसके बाद गलियों को बनाया जाता था और उसके साथ साथ घरों को बनाया जाता था। तो हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना की दूसरी विशेषता है शहरों का विभाजन। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि हड़प्पा सभ्यता के शहरों को मेनली दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। पहला था दुर्ग और दूसरा था निचला शहर। तो मैं आपको बता दूं कि दुर्ग को पश्चिम दिशा में अधिक ऊंचा लेकिन कम एरिया में बनाया गया था। हो सकता है वहां पर शासक वर्ग रहते होंगे। और वहीं दूसरी तरफ निचले शहर की अगर हम बात करें तो ये पूर्व दिशा में कम ऊंचा लेकिन बड़े एरिया में बनाया गया था। हो सकता है वहां पर आम जनता रहते होंगे।
तो कुछ इस तरीके की संरचना हमें हड़प्पा सभ्यता में देखने को मिलती है। तो इसके बाद चलिए हम बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता की जल निकासी प्रणाली के बारे में, यानी ड्रेनेज सिस्टम के बारे में। तो मैं आपको बता दूं कि हड़प्पा सभ्यता की जल निकासी प्रणाली बहुत ही उत्तम और सुनियोजित थी। नालियों को पक्की ईंटों से बनाया जाता था और ऊपर से ढका जाता था, और नालियों की नियमित रूप से साफ सफाई भी की जाती थी। तो इसकी अगली विशेषता है एक समान अनुपात के ईंटों का यूज। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि हड़प्पा सभ्यता के सभी आवासों और भवनों के निर्माण में एक समान अनुपात के ईंटों का यूज किया गया था। इसमें ईंटों की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात था 4:2:1। तो इसके बाद चलिए हम बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता की घरों की संरचना के बारे में, यानी वहाँ पर घर किस तरीके से बनाए गए थे। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि हर घर में एक स्नानागार यानी बाथरूम था, और घर के केंद्र में एक आंगन होता था जिसके चारों ओर कमरे होते थे। हर घर में पक्की ईंटों से बनी छोटी छोटी नालियां होती थी जो रसोई घर और स्नानघर से होकर जुड़ी होती थी। इसे आप अपने गांव के घरों की तरह समझ सकते हैं, जिसमें आपके गांव के घरों में बीच में आंगन होता है और उसके चारों तरफ कमरे बने होते हैं। इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा कि हड़प्पा सभ्यता में कुछ घरों में दूसरी मंजिल यानी छत तक जाने के लिए सीढ़ियां भी बनी हुई थी, जो कि ये शो करता है कि हड़प्पा सभ्यता में हो सकता है कुछ घर बहुमंजिला भी होंगे। मतलब हड़प्पा सभ्यता के कुछ घरों में हमें एक से ज्यादा फ्लोर्स के भी एविडेंस मिलते हैं। तो इसके बाद आइए हम बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता के समाज और धर्म के बारे में। तो इसमें चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता की समाज की संरचना के बारे में, यानी उस टाइम पर जो समाज था वो कैसा था। तो मैं आपको बता दूं कि उस टाइम पर हड़प्पा सभ्यता में जो समाज था वो काफी ज्यादा संगठित और सुव्यवस्थित था। यहाँ पर लोगों को उनके काम के अकॉर्डिंग डिवाइड किया गया था, जैसे किसान, व्यापारी, शिल्पकार, मजदूर और शासक। तो कुछ इस तरीके से लोगों को बांटा गया था उनके काम के आधार पर। और इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा कि खुदाई में मिली बस्तियों से हमें ये पता चलता है कि उस टाइम पर भी अमीर लोगों के जो घर थे वो बड़े होते थे और जो गरीब लोगों के घर थे वो छोटे होते थे, जो कि आज के टाइम में भी ऐसा ही होता है। आज के टाइम में भी जो गरीब लोगों के घर होते हैं वो छोटे होते हैं और जो अमीर लोग घर होते हैं वो बड़े होते हैं, जो कि आर्थिक असमानता को दिखाता है। और जो आर्थिक असमानता है वो उस टाइम पर भी थी। उसके बाद चलिए हम बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता के लोगों के पेशा और व्यवसाय के बारे में, यानी उनके ऑक्यूपेशन के बारे में, यानी वो क्या काम करते थे। तो मैं आपको बता दूं कि ज्यादातर लोग खेती करते थे, जैसे गेहूं, जौ, तिल और कपास जैसी फसलों को उगाया करते थे। और इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि कारीगरी भी काफी अधिक उन्नत और बेहतर थी, जैसे मोती बनाना, मिट्टी के बर्तन, खिलौने, मूर्तियां और धातु का काम था। और इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा कि व्यापार भी काफी ज्यादा उन्नत था। मेसोपोटामिया और फारस तक हड़प्पा वासी का व्यापार था। तो इसके बाद चलिए हम बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता के लोगों के धर्म के बारे में, यानी लोग किस धर्म में विश्वास रखते थे। तो मैं आपको बता दूं कि हड़प्पा सभ्यता के लोग मूर्ति पूजा और प्रकृति पूजा दोनों करते थे। मातृ देवी यानी मदर गॉडनेस को खास इंपॉर्टेंस दिया गया था, क्योंकि वो उर्वरकता और समृद्धि का प्रतीक मानी जाती थी। इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा कि हड़प्पा वासी पेड़ों की पूजा करते थे, खासकर पीपल और बेल के पेड़ की पूजा करते थे। जैसे कि आपको पता ही है, आज भी काफी सारे लोग पीपल के पेड़ की पूजा करते हैं। और इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा कि हड़प्पा वासी मृत व्यक्ति यानी डेड बॉडी के साथ उनके प्रिय सामान, यानी जो भी उनका फेवरेट सामान होता था, जो भी ऑब्जेक्ट होते थे, उनको दफनाते थे। शायद वो सोचते थे कि मृत्यु के बाद उनको परलोक में ये सारी चीजें काम आएंगी। तो हड़प्पा सभ्यता और उसकी विशेषताओं को जानने के बाद चलिए हम बात करते हैं चीन की शांग सभ्यता के बारे में। तो आपके एग्जाम में चीन की शांग सभ्यता से या तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि चीन की शांग सभ्यता के शिल्प, उत्पादन और व्यापार के बारे में बताइए, या फिर पूछा जाता है चीन की शांग सभ्यता के समाज और धर्म के बारे में बताइए, या फिर उसकी नगरीय योजना के बारे में बताइए। तो मैं आपको एक कंप्लीट आंसर देने वाला हूँ जिसमें सारे के सारे पॉइंट्स कवर होंगे। तो चलिए हम समझते हैं कि आखिर चीन की शांग सभ्यता थी क्या। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि चीन की शांग सभ्यता 1600 ईसा पूर्व से 1046 ईसा पूर्व तक थी, जो कि प्रारंभिक लौह और कांस्य युग की सभ्यता थी। और मैं आपको बता दूं कि चीन की शांग सभ्यता येलो रिवर के किनारे डेवलप हुई थी, विकसित हुई थी, और इसकी अर्थव्यवस्था कृषि और धातु प्रौद्योगिकी पर आधारित थी। तो आप मुझे कमेंट में बताइए कि मेसोपोटामिया और हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे बसी हुई थी। जल्दी से कमेंट में बताइए, तभी हम वीडियो को आगे बढ़ाएंगे। सो आई होप अब आपने कमेंट कर दिया होगा। तो चलिए हम बात करते हैं चीन की शांग सभ्यता की अर्थव्यवस्था के बारे में और उसके व्यापार के बारे में। तो मैं आपको बता दूं कि चीन की शांग सभ्यता कृषि पर आधारित अर्थव्यवस्था थी। मतलब चीन की शांग सभ्यता के समय समाज की मुख्य अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित थी और लोग चावल, बाजरा, गेहूं और जौ उगाते थे। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि चीन की शांग सभ्यता में लोग पशु को भी पालते थे, जैसे बैल, सूअर और भेड़।
और कृषि उत्पादन ने जनसंख्या वृद्धि और स्थायी बस्तियों को बढ़ावा दिया। मतलब लोगों को अब एक ही जगह खाना मिलने लगा, तो इसके लिए उन्होंने वहां पर गांव और बस्तियां बनाना शुरू कर दिया, जिससे कि स्थायी बस्तियों को बढ़ावा मिला। मतलब अब लोगों को घूम घूम कर खाने की तलाश में यहाँ वहाँ भटकना नहीं पड़ता था। तो इसके बाद चलिए हम बात करते हैं शांग सभ्यता की धातु प्रौद्योगिकी और शिल्प के बारे में, यानी मेटल टेक्नोलॉजी एंड क्राफ्ट के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि शांग सभ्यता कांस्य कला यानी ब्रॉन्ज वर्क के लिए काफी ज्यादा फेमस थी। और यहाँ के जो लोग थे वो हथियार, औजार और धार्मिक बर्तन कांस्य से बनाते थे, यानी ब्रॉन्ज से बनाते थे। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा कि शांग सभ्यता में आंतरिक व्यापार के साथ साथ बाहरी व्यापार भी किया जाता था। तो चलिए हम बात करते हैं शांग सभ्यता के आंतरिक व्यापार के बारे में, यानी इंटरनल ट्रेड के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि शांग सभ्यता में गांव और शहरों के बीच कृषि उत्पादन और हस्तशिल्प का आदान प्रदान होता था। और इसके साथ ही वहाँ के जो राजा थे, यानी जो शांग शासक थे, वो इस पूरे बिजनेस पर, इस पूरे व्यापार पर कंट्रोल रखते थे और वहां से टैक्स वसूलते थे। तो इसके बाद चलिए हम बात करते हैं शांग सभ्यता के बाहरी व्यापार के बारे में, यानी इसके एक्सटर्नल ट्रेड के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि शांग सभ्यता का अपने पड़ोसी देशों जैसे मंगोलिया, कोरिया और दक्षिण चीन के साथ अच्छा व्यापार था। और मैं आपको बता दूं कि ये मेनली रेशम, जेड़ और कांस्य वस्तुओं का निर्यात करते थे, यानी ये इन सभी चीजों को एक्सपोर्ट करते थे। और वहीं दूसरी तरफ ये घोड़े, कीमती धातुएं और कच्चे माल का आयात करते थे, यानी इंपोर्ट करते थे, यानी इन सभी वस्तुओं को मंगाते थे दूसरे देशों से अपने देश में। तो इसके बाद चलिए हम बात करते हैं शांग सभ्यता की मुद्रा और विनिमय के बारे में, यानी करेंसी एंड एक्सचेंज सिस्टम के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि शांग सभ्यता के शुरुआती टाइम में धातुओं की मुद्रा का इस्तेमाल होने लगा था, लेकिन शांग सभ्यता में जो ज्यादातर लेन देन होते थे वो वस्तु विनिमय यानी बार्टर सिस्टम के थ्रू होते थे, जिसमें एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु दी जाती थी या ली जाती थी। तो इसके बाद चलिए हम समझते हैं शांग सभ्यता के समाज और इसके धर्म के बारे में, जिसमें सबसे पहले हम समझेंगे शांग सभ्यता के समाज की संरचना के बारे में, यानी इसके सोशल स्ट्रक्चर के बारे में, यानी शांग सभ्यता का सोशल स्ट्रक्चर कैसा था। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि शांग सभ्यता पूरी तरह से राजतांत्रिक यानी मोनार्की थी। मतलब इस पूरे समाज में राजा का शासन हुआ करता था। और मैं आपको ये भी बता दूं कि शांग सभ्यता में जो समाज था वो वर्गों में बटा हुआ था। इसमें राजा यानी शासक, सैनिक, कारीगर और व्यापारी और किसान और दास थे। और इसमें जो महिलाओं की स्थिति थी वो हड़प्पा जैसी मजबूत नहीं थी। इसमें महिलाओं को ज्यादातर घर और धार्मिक अनुष्ठानों तक ही सीमित रखा जाता था। तो इसके बाद आइए हम बात करते हैं शांग सभ्यता के पेशे और व्यवसाय के बारे में, यानी वो अपना जीवन कैसे व्यतीत करते थे, उनका लाइफस्टाइल कैसा था। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि शांग सभ्यता में लोगों का जो मेन वर्क था वो खेती था। इसमें लोग बाजरा, चावल, गेहूं और जौ उगाते थे। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा कि काष्ठ धातु कर्म यानी ब्रॉन्ज वर्क शांग शासन की खास पहचान थी। और इसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं कि रेशम का उत्पादन भी इसी टाइम पर शुरू हुआ था। लोग हथियार और शिल्प कला के कार्यों में काफी ज्यादा निपुण थे। तो इसके बाद चलिए हम समझते हैं शांग सभ्यता में धर्म के बारे में, यानी रिलीजन के बारे में, यानी इस टाइम पर समाज में लोग किस धर्म में विश्वास रखते थे, क्या मानते थे, उनकी मान्यताएं क्या थी। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि शांग समाज बहुदेववादी था। मतलब इसमें कई सारे देवी देवता की पूजा करते थे लोग। यहाँ तक कि इस समाज में जो लोग थे वो अपने पूर्वजों तक की पूजा करते थे और इन्हें मानते थे। और इसके साथ ही लोग प्रकृति की भी पूजा करते थे, जैसे नदी, सूरज, चांद, धरती, इन सब की पूजा करते थे और इन्हें मानते थे। और इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा कि शांग समाज में बलि प्रथा प्रचलित थी। मतलब इसमें इंसानों और जानवरों को मारकर उनकी बलि देकर देवी देवताओं को खुश किया जाता था। तो इसके बाद चलिए हम बात करते हैं शांग सभ्यता की नगरीय योजना के बारे में, यानी इसमें किस तरीके से शहर को बनाया गया था। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि चीन की शांग सभ्यता येलो रिवर के किनारे डेवलप हुई थी, यानी विकसित हुई थी। चीन की शांग सभ्यता की जो नगरीय योजना थी वो हड़प्पा जितनी उन्नत तो नहीं थी, लेकिन फिर भी इसकी ऐसी कई सारी विशेषताएं हैं जिनकी वजह से इस सभ्यता ने अपनी अलग पहचान बनाई। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं शांग सभ्यता की नगर की संरचना के बारे में, यानी टाउन स्ट्रक्चर के बारे में, यानी पूरे नगर को किस तरीके से बसाया गया था, बनाया गया था। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि शांग सभ्यता के ज्यादातर नगर नदी के किनारे बसाए गए थे। और मैं आपको ये भी बता दूं कि इन नगरों को हड़प्पा के नगरों की तरह नियोजित तरीके से यानी प्लान तरीके से नहीं बसाया गया था, लेकिन शहर किलेबंदी थे।
मतलब शांग नगरों को बड़ी बड़ी दीवारों से घेरा जाता था ताकि दुश्मनों से रक्षा की जा सके। और उसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि नगर के केंद्र में राजा का महल, प्रशासनिक भवन और मंदिर बने होते थे। तो इसके बाद चलिए हम समझते हैं शांग सभ्यता की सड़कों की योजना के बारे में, यानी किस तरीके से सड़कों को बनाया गया था। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि शांग सभ्यता के नगरों की सड़कों को हड़प्पा की तरह सीधी और गिट्ट पत्ती में नहीं बनाया गया था, बल्कि थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी थी। लेकिन जरूरी जगहों को जोड़ने वाली जो मुख्य सड़क थी, यानी जो मेन रोड थी, उसे ठीक ठाक बनाया गया था। तो इसके बाद चलिए हम समझते हैं शांग सभ्यता के मकानों की संरचना के बारे में, यानी किस तरीके से घरों को बनाया गया था। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि शांग सभ्यता के घरों को लकड़ी, मिट्टी और पुआल से बनाया जाता था। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि इसमें घरों को बनाने के लिए पक्की ईंटों का यूज नहीं होता था। और तो इसके बाद आइए हम समझते हैं शांग सभ्यता की जल निकासी प्रणाली के बारे में, यानी इसके ड्रेनेज सिस्टम के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि शांग सभ्यता में हड़प्पा जैसी विकसित और नियोजित नालियों की व्यवस्था नहीं थी। इसमें गंदे पानी को खुली नालियों या पास की नदियों में बहा दिया जाता था। तो इसके बाद तो चलिए हम बात करते हैं शांग सभ्यता में आर्थिक गतिविधियों के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि शांग सभ्यता में काष्ठ शिल्प और शिल्पकारों की बस्तियां महल के आसपास होती थी, और इसके साथ ही बाजार मौजूद थे जहां पर लोग सामान को खरीदते थे और बेचते थे, यानी यहाँ पर व्यापार होता था। तो आइए हम बात करते हैं इसके कंक्लूजन के बारे में, यानी इसके निष्कर्ष के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि हड़प्पा और शांग सभ्यता दोनों ने कृषि, शिल्प, व्यापार, नगरीय योजना और धर्म में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की। इनकी उन्नत संस्कृति और संगठित समाज ने न केवल अपने समय को प्रभावित किया, बल्कि आने वाली सभी सभ्यताओं की नींव भी रखी। अगर आपको इस वीडियो के प्रॉपर आंसर वाले नोट चाहिए तो नोट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, आप वहां से नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। नोट आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में मिल जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, क्योंकि जब आप लाइक करते हो तो हमें मोटिवेशन मिलता है ऐसी और बहुत सी वीडियोस बनाने के लिए। और जब आप वीडियो को शेयर करते हो तो जैसा कि आपको पता ही होगा, नॉलेज बांटने से बढ़ती है। और जब आप हमारी वीडियो पर कमेंट करते हो तो हमें ये पता चलता है कि हम अपनी वीडियो में और क्या इम्प्रूव कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि 5 मिनट की वीडियो को बनाने में काफी मेहनत और 1 से 2 घंटे का समय लगता है। तो आप हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही और वीडियोस को ला सकें। और कमेंट में ये जरूर बताना कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। तो यूनिट 3 है, जिसमें हमें कांस्य युग की सभ्यताओं के बारे में पढ़ना है, जिसमें हम मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, कुछ इस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे आते हैं। अगर आप इन दोनों क्वेश्चन को पढ़ते हो तो आप एक कंक्लूजन पे पहुंचोगे कि इन सभी क्वेश्चंस में बेसिकली आपसे ये पूछा जा रहा है कि किस तरीके से कांस्य युग की सभ्यताओं का उदय हुआ, उसके बारे में बताइए, उन सभी रीजन्स के बारे में बताइए। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसके जो आंसर्स हैं वो आपको हमारे PDF के अंदर मिल जाएंगे, और जो PDF का लिंक है वो मैंने आपको अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है, जहाँ से आप इजीली PDF को डाउनलोड कर सकते हो। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि टाइम कम है, तो इसलिए हम सारे के सारे क्वेश्चंस नहीं करा सकते। सो दैट्स वाई मैंने PDF के अंदर आपके लिए कंप्लीट क्वेश्चन आंसर प्रोवाइड किए हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, कुछ इस तरीके से आपके एग्जाम में नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आप इन सभी क्वेश्चंस को पढ़ते हो तो आप एक कंक्लूजन पे पहुंचोगे कि इन सभी क्वेश्चंस में बेसिकली आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि मेसोपोटामिया या फिर मिस्र की सभ्यताओं की अर्थव्यवस्था के बारे में बताइए, या फिर इनकी समाज की प्रकृति के बारे में बताइए। कभी कभी आपके एग्जाम में इस पर टिप्पणी लिखने के लिए भी कहता है, जिसमें आपसे एग्जाम में पूछा जाता है मेसोपोटामिया या मिस्र की सभ्यताओं में उसके धर्म के ऊपर टिप्पणी लिखिए, यानी शॉर्ट नोट लिखिए। और कभी कभी आपके एग्जाम में मेसोपोटामिया या फिर मिस्र की सभ्यताओं की जो अर्थव्यवस्था है और जो वहाँ का व्यापार है उसके बारे में पूछा जाता है कि व्यापार के बारे में बताइए, उस टाइम पर व्यापार कैसा था। इसके अलावा कभी कभी आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यताओं में जो प्रारंभिक लेखन प्रणाली थी उसकी उत्पत्ति के बारे में बताइए, यानी उसकी स्टार्टिंग किस तरीके से हुई, और जो लेखन प्रणाली है उसका क्या इंपॉर्टेंस है उसके बारे में बताइए। और इसमें आपसे एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि जो लेखन प्रणाली है उसकी सभ्यताओं के विकास में क्या प्रभाव रहा, यानी क्या इफेक्ट रहा, उसके बारे में बताइए। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं मेसोपोटामिया और मिस्र की अर्थव्यवस्था और उसके व्यापार की विशेषताओं के बारे में। तो इसकी पहली विशेषता है कृषि आधारित अर्थव्यवस्था, यानी एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यता, ये दोनों ही सभ्यताओं की जो अर्थव्यवस्था थी वो मुख्य रूप से कृषि पर आधारित थी, यानी एग्रीकल्चर पर बेस्ड थी। यानी यहाँ पर जो लोग थे वो ज़्यादातर कृषि का काम करते थे, यानी एग्रीकल्चर करते थे। इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेसोपोटामिया में
दजला और फरात नदियों की उपजाऊ मिट्टी ने गेहूं, जौ और चने जैसी फसलें उगाने में काफी ज़्यादा मदद की। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि मिस्र में नील नदी की नियमित बाढ़ से भूमि उपजाऊ होती थी, जिससे साल में 1 या 2 बार कृषि संभव थी, यानी कि एग्रीकल्चर कर सकते थे। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा कि कृषि के अतिरिक्त उत्पादन से, यानी जो एक्स्ट्रा प्रोडक्शन होता था, उसे लोग बाजारों में बेचना शुरू कर दिए, जिससे कि व्यापार बढ़ा और कला और निर्माण जैसी गतिविधियां भी बढ़ी। तो इसकी अगली विशेषता है सिंचाई और जल प्रबंधन, यानी इरिगेशन एंड वाटर मैनेजमेंट। तो मैं आपको बता दूं कि कृषि को विकसित और स्थायी बनाने के लिए सिंचाई काफी ज्यादा जरूरी था, यानी इम्पोर्टेंट था। मेसोपोटामिया में नहरें और बांध बनाए गए ताकि बाढ़ और सूखे से बचा जा सके। इसके अलावा मिस्र में नील नदी के बांध और जल मार्गों का यूज कृषि और परिवहन के लिए होता था। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि जल प्रबंधन ने कृषि को स्थिर और अधिक प्रोडक्टिव बनाया, जिससे कि जो अर्थव्यवस्था है वो काफी ज्यादा मजबूत हुई। तो इसकी अगली विशेषता है व्यापार और विनिमय, यानी ट्रेड एंड एक्सचेंज। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि अतिरिक्त उत्पादन ने व्यापार को जन्म दिया, यानी जो एक्स्ट्रा प्रोडक्शन होता था उससे लोगों ने व्यापार करना शुरू किया, यानी उसे बेचना शुरू किया, जिससे कि व्यापार काफी ज्यादा तेजी से बढ़ा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि मेसोपोटामिया धातु, लकड़ी, मसाले और गहने का आयात करते थे, यानी इंपोर्ट करते थे, यानी दूसरे देशों से मंगाते थे। और वहीं मिस्र अनाज, कागज, सोना और पत्थर का निर्यात करता था, यानी इन सभी चीजों को बेचता था, यानी एक्सपोर्ट करता था। जिसकी वजह से इन दोनों ही सभ्यताओं में स्थानीय बाजार और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार दोनों का विकास हुआ। तो इसके बाद चलिए हम बात करते हैं मिस्र और मेसोपोटामिया सभ्यताओं की शिल्पकला और कारीगरी के बारे में, यानी इसके क्राफ्ट्स के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेसोपोटामिया और मिस्र दोनों ही सभ्यताओं में शिल्पकला और धातु कर्म, यानी जो मेटल वर्क होता है, उसका काफी ज्यादा विशेष महत्व था। मिट्टी, धातु और पत्थर से औजार, हथियार और सजावट की वस्तुएं बनाई जाती थी। और मैं आपको बता दूं कि ये उत्पाद, यानी जो प्रोडक्ट थे, ये न सिर्फ स्थानीय उपयोग में आते थे, यानी न सिर्फ ये सेल्फ के लिए यूज करते थे, बल्कि व्यापार के माध्यम से ये अन्य क्षेत्रों में भेजे जाते थे। मतलब ये जो भी प्रोडक्ट बनाते थे उसे दूसरे क्षेत्रों में बेचते थे, जिससे कि व्यापार बढ़ता था। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि शिल्पकला ने आर्थिक गतिविधियों को मजबूत किया। तो इसकी अगली विशेषता है मुद्रा और लेन देन, यानी करेंसी एंड ट्रांजैक्शंस। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि स्टार्टिंग में मेसोपोटामिया और मिस्र दोनों ही सभ्यताओं में वस्तु विनिमय प्रणाली, यानी बार्टर सिस्टम था। लोग अनाज, पशु, धातु या अन्य वस्तुओं का आदान प्रदान करते थे, यानी एक वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु लेते या देते थे। और बाद में कीमती धातुओं और सिक्कों का यूज स्टार्टिंग हुआ, और मुद्रा ने लेन देन यानी ट्रांजैक्शन को आसान और तेज बनाया और लंबी दूरी तक व्यापार करने को संभव बनाया। तो इसकी अगली विशेषता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, यानी इंटरनेशनल ट्रेड। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेसोपोटामिया और मिस्र का अन्य सभ्यताओं के साथ व्यापारिक संबंध था, यानी ये दूसरे देशों के साथ भी व्यापार करते थे, यानी बिजनेस करते थे। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि मेसोपोटामिया ईरान और भारत से धातु और मसाले का आयात करते थे, यानी ये सारी चीजें इंपोर्ट करते थे। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि मिस्र भूमध्य सागर के अन्य देशों के साथ वस्तुओं का आदान प्रदान किया करते थे। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार ने न सिर्फ धन में वृद्धि की, बल्कि सांस्कृतिक और तकनीकी आदान प्रदान को भी बढ़ावा दिया। तो इसके बाद चलिए हम समझते हैं मेसोपोटामिया और मिस्र सभ्यताओं में लेखन प्रणाली के बारे में। मतलब इसमें लेखन प्रणाली की स्टार्टिंग कैसे हुई, यानी किस तरीके से इसकी उत्पत्ति हुई और इसका इंपॉर्टेंस क्या रहा, इसके बारे में हमें समझना है। तो इसमें चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं लेखन प्रणाली की उत्पत्ति के बारे में, यानी आखिर से कौन से रीजन थे जिनकी वजह से लेखन प्रणाली की शुरुआत हुई। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेसोपोटामिया और मिस्र दोनों ही सभ्यताओं में लेखन प्रणाली प्रशासनिक और आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हुई थी। मैं आपको बताना चाहूंगा कि दोनों ही सभ्यताओं में खेती और व्यापार के बढ़ने के बाद हिसाब किताब रखना थोड़ा मुश्किल हो गया था। किसानों, व्यापारियों और अधिकारियों सबको स्थायी रिकॉर्ड चाहिए था कि कितना उत्पादन हुआ, कितना प्रोडक्शन हुआ, कितना भंडार है, कितना टैक्स गया हमारा, कौन सा सौदा हुआ, और इन्हीं सभी जरूरतों को पूरा करने के लिए लेखन की शुरुआत हुई। तो चलिए इसमें सबसे पहले हम समझते हैं कि मेसोपोटामिया में लेखन प्रणाली की शुरुआत कैसे हुई और किस तरीके से इसका विकास हुआ। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेसोपोटामिया में लगभग 3500 ईसा पूर्व में किलाकार लिपि का विकास हुआ। मैं आपको बता दूं कि किलाकार लिपि में गीली मिट्टी की पट्टियों पर कठोर औजार यानी छेनी से ठोक ठोक कर लिखा जाता था, जो कि कील के समान दिखते थे, और इसी रीजन की वजह से इसे हम किलाकार लिपि कहते हैं। और स्टार्टिंग में ये सिर्फ चित्रात्मक था, यानी सिर्फ ड्राइंग बनाई जाती थी, लेकिन धीरे धीरे बाद में संकेतों और ध्वनियों का भी यूज इसमें होने लगा।
इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि कीलाकार लेखन का जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो प्रशासन, कर संग्रहण, कानूनी दस्तावेज और व्यापार का रिकॉर्ड रखना था। तो इसके बाद चलिए हम बात करते हैं मिस्र में लेखन के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मिस्र में लगभग 3200 ईसा पूर्व में चित्रलिपि विकसित हुई और ये प्रतीकात्मक और चित्रात्मक थी। मतलब इसमें ड्राइंग्स और सिंबल का यूज किया जाता था। उसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि मिस्र में मेनली इसे धार्मिक ग्रंथों, मंदिरों और शासन से जुड़े दस्तावेजों में यूज किया जाता था। और इसके अलावा मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि चित्रलिपि का जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो ऐतिहासिक घटनाओं, शासकों के कार्यों और आर्थिक रिकॉर्ड को सुरक्षित रखना था। तो इसके बाद चलिए हम बात करते हैं लेखन के महत्व के बारे में, यानी इम्पोर्टेंस ऑफ राइटिंग के बारे में, यानी इस लेखन का यूज कहाँ कहाँ किया जाता था। तो इसका पहला पॉइंट है प्रशासन और संगठन में योगदान। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि लेखन से साम्राज्य और शहरों का प्रशासन आसान हुआ। टैक्स वसूली, जमीन का रिकॉर्ड, शहरी आदेश और सेना की गतिविधियों को लिखित रूप में लिखा जाने लगा, जिससे प्रशासन का कार्य और निगरानी काफी ज्यादा आसान हो गया। तो नेक्स्ट पॉइंट है व्यापार और आर्थिक गतिविधियों में योगदान, यानी ट्रेड एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो मैं आपको बता दूं कि व्यापारियों ने, यानी जितने भी जो ट्रेडर्स थे, उन्होंने लेन देन, ऋण यानी लोन और माल के आदान प्रदान का रिकॉर्ड रखना शुरू किया, जिससे कि काम आसान हो गया और इसके अलावा जो वाद विवाद है वो भी कम हुआ और जो व्यापार है वो तेजी से बढ़ा। जैसे कि मेसोपोटामिया में मिट्टी की पट्टियों पर व्यापार से जुड़े हिसाब किताब लिखे जाते थे और वहीं दूसरी तरफ मिस्र में व्यापारिक दस्तावेजों और माल के हिसाब किताब में लेखन का यूज होता था। तो थर्ड पॉइंट है ज्ञान और संस्कृति के संरक्षण में योगदान। तो मैं आपको बता दूं कि लेखन ने धार्मिक ग्रंथों, साहित्य, कानून और ऐतिहासिक घटनाओं को सुरक्षित रखा। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं, जैसे मिस्र में पिरामिड ग्रंथ और मेसोपोटामिया में गिलगेमिस महाकाव्य लेखन की वजह से सुरक्षित रखा। तो आइए हम बात करते हैं इसके कंक्लूजन के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यताएं कृषि, व्यापार और शिल्प पर आधारित थी, जिनमें संगठित समाज और गहरे धार्मिक विश्वास दिखाई देते हैं। इस प्रारंभिक लेखन प्रणालियों ने न सिर्फ अर्थव्यवस्था और प्रशासन को सशक्त बनाया, बल्कि संस्कृति और इतिहास को भी अमर कर दिया। तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट यूनिट की तरफ। तो यूनिट 4 है, जिसमें हमें मिनोयन और माइसीनियन सभ्यताओं के बारे में पढ़ना है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, कुछ इस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे आते हैं और इसके जो आंसर्स है वो आपको हमारी पीडीएफ के अंदर मिलने वाले हैं एकदम डिटेल में, और इससे रिलेटेड जो नेक्स्ट भी क्वेश्चन मिलेंगे वो आपको इस पीडीएफ के अंदर मिल जाएंगे। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि पूरी की पूरी वीडियो में हम सारे के सारे क्वेश्चंस नहीं करा सकते, क्योंकि हमारे पास बहुत कम टाइम है। जैसे जैसे हमारे पास कमेंट आ रहे हैं वैसे वैसे हम वीडियो बना रहेंगे। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि वीडियो काफ़ी जल्दी जल्दी बने, जिससे कि आपके सारे के सारे, हम कोशिश करते हैं कि सारे के सारे आपके एग्जाम हम क्लियर करा दें। तो दैट्स वाई हम सारे के सारे क्वेश्चन नहीं करा सकते, बट हमारी पीडीएफ के अंदर आपको सारे के सारे क्वेश्चन मिलने वाले हैं। और मैं आपसे वादा करता हूँ, जो हमारी पीडीएफ के अंदर आपको क्वेश्चन आंसर देखने को मिलेंगे, वही सेम क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ये मेरी गारंटी है। तो अब आपको क्या करना है, आपको जस्ट 1 से 2 बार वीडियो को अच्छी तरीके से देखना है। उसके बाद पीडीएफ नोट्स को 2 से 3 बार अच्छे से पढ़ लेना आएगा, और उसके बाद आपके एग्जाम में इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है, और आप अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाओगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपको इस वीडियो के प्रॉपर आंसर वाले नोट्स चाहिए, तो जो नोट्स का लिंक है वो मैंने आप सभी को अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है। आप वहाँ से नोट्स को आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। जैसे ही आप हमारे नोट्स को डाउनलोड करते हो, सबसे ऊपर यहाँ पर आपको शो होगा हमारे चैनल का नेम, जो कि है बीरे स्टडी पॉइंट। उसके जस्ट नीचे आपको शो होगा सब्जेक्ट का नेम, जो कि है एशियंट सोसाइटी, यानी प्राचीन समाज। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे नोट्स के अंदर आपको अभी तक आपके एग्जाम में जितने भी टाइप्स के क्वेश्चन पूछे गए, वो सारे के सारे टाइप्स के क्वेश्चन आपको मिलने वाले इस पीडीएफ के अंदर विद सॉल्यूशन आंसर के साथ मिलने वाले होंगे। और जैसे कि आप देख सकते हो, हमने आपके लिए यहाँ पर हमारे यूट्यूब चैनल का जो वीडियो का लिंक है वो भी आपको प्रोवाइड किया है, जिससे कि अगर आपको नोट्स में कुछ चीज़ समझ नहीं आती तो आपको सिंपली क्या करना है, क्लिक हेयर वाले बटन पर क्लिक करना है, और आपके सामने हमारे यूट्यूब चैनल की जो वीडियो है वो ओपन हो जाएगी, और वहाँ से आप उसको अच्छी तरीके से समझ सकते हो। इसके अलावा हमने आपको प्रोवाइड किया है हमारे यूट्यूब चैनल का होम पेज का लिंक, और इसके साथ ही हमने प्रोवाइड किया है हमारे व्हाट्सअप चैनल का लिंक, जहाँ पर एसओएल से रिलेटेड, कॉलेज से रिलेटेड जो भी अपडेट आएंगी वो आपको इस व्हाट्सअप ग्रुप में मिलने वाली है। सो आई रिक्वेस्ट यू, व्हाट्सअप जो ग्रुप है उसे जल्दी से जल्दी ज्वाइन कीजिए, जिससे कि आपको लेटेस्ट अपडेट मिल सके। इसके बाद यहाँ पर हमने आपके लिए
जो लेटेस्ट सिलेबस है जो कि आपको पढ़ना है, वो लेटेस्ट सिलेबस प्रोवाइड किया है और उसके जस्ट नीचे यहाँ पर आपको एग्जाम पैटर्न के बारे में बताया है। क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स से कमेंट करते हैं कि आप हमें एग्जाम पैटर्न भी बताया कीजिए, जिससे कि हमें ये नॉलेज हो सके कितने नंबर का पेपर आता है, हमें कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं और हमें कितने टाइम में अटेम्प्ट करना होता है। सो दैट्स वाई मैंने आप सभी के लिए क्वेश्चन पेपर भी अपलोड किया है इसमें। और यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हो, अभी तक आपके एग्जाम में जितने भी टाइप के क्वेश्चन पूछे गए अलग अलग लैंग्वेज में, वो सारे के सारे क्वेश्चंस आपको इसी पीडीएफ के अंदर मिलने वाले हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस पीडीएफ के अंदर से आपके एग्जाम में वो सारे के सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इस पीडीएफ के बाहर से कुछ नहीं आएगा। और मैं आपको ये भी बता दूं कि जो पीडीएफ है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो। क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स पहले ये कमेंट करते थे कि आप सिर्फ हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स को ही पढ़ाते हो, आप इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए भी पीडीएफ और वीडियो को प्रोवाइड कीजिए। सो दैट्स वाई मैंने ये स्टार्टिंग की है कि आपसे मैं हिंदी मीडियम के साथ साथ इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए भी वीडियो को बनाऊंगा। जैसे कि आप देख सकते हो, इसमें आपको सारे के सारे क्वेश्चंस मिलने वाले हैं और किस तरीके से आपको आंसर लिखना है वो भी इसमें बताया गया है। अगर आप इस तरीके से फॉलो करते हो, इस पैटर्न को फॉलो करते हो, तो गारंटी आपके एग्जाम में अच्छे मार्क्स आएंगे। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो नोट्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करके बनाएंगे और इसी में से आपको आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ये मेरी गारंटी है। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट जरूर कीजिए। अगर आपको कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम आए, किसी भी रिलेटेड अपडेट में कोई प्रॉब्लम आए, आपको कुछ समझ में नहीं आ रही, तो आप हमें कमेंट कीजिए। जैसे कि आप सभी ने कमेंट किया था कि आप हमें इंग्लिश मीडियम में भी नोट्स को प्रोवाइड कीजिए। सो दैट्स वाई मैंने डिसाइड किया आपसे मैं हिंदी मीडियम के साथ साथ इंग्लिश मीडियम में भी कंटेंट को प्रोवाइड करूँगा। तो अगर इससे रिलेटेड कोई और आपके मन में डाउट हो, कोई क्वेरी हो, तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, जिससे कि मैं उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकूँ। क्योंकि जैसा कि आपको पता ही है, जब आप वीडियो को लाइक करते हो तो हमें मोटिवेशन मिलता है ऐसी और बहुत सी वीडियोस को बनाने के लिए। और जब आप वीडियो को शेयर करते हो तो जैसा कि आपको पता ही है, नॉलेज बांटने से बढ़ती है। और जब आप हमारी वीडियो पे कमेंट करते हो तो हमें ये पता चलता है कि हम अपनी वीडियो में और क्या इंप्रूव कर सकते हैं। जैसे अभी हमने इंप्रूव किया है, हिंदी मीडियम के साथ साथ इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए भी नोट्स प्रोवाइड करते हैं और वीडियो बनाते हैं, जिससे कि किसी के साथ नाइंसाफी ना हो सके और दोनों के दोनों स्टूडेंट्स ही अपने अपने फील्ड में अच्छा स्कोर कर सकें। और मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि यही हमारी मोटिवेशन है। तो यहाँ पर होते हैं नोट्स खत्म। तो आज की वीडियो इतने, बस मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।